हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपक्रू CSC अकेडमी पर। ठीक है, देखिए आज हम लोग आप लोग के सामने चूँकि जैसा हम लोग का डिस्कस हो चुका था स्ट्रैटेजिक वीडियो में कि हम लोग आपको ज्योग्राफी मेन कोर्स से पहले आप लोग को ज्योग्राफी के जो इन्फॉर्मेटिव क्लास रहेगा वो आप लोग को देंगे, और उसी इन्फॉर्मेटिव क्लास के क्रम में मैं आज आप लोग को अपवाह तंत्र, ये अपवाह तंत्र आपका मान के चलिए कि जो मेन आपका अपवाह तंत्र का चैप्टर होगा उसका 80% कवर कर लेगा। फिर भी मैं इसे आप लोग को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके यूपीएससी, स्टेट PCS, किसी भी स्टेट के PCS, चाहे उत्तर प्रदेश हो, RO ARO, सबके लिए इक्वली ये आप लोग बेनिफिट होगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग अपवाह तंत्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए अपवाह तंत्र में हम लोग आज सीक्वेंसली पढ़ेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करते चले जाएंगे, फिर वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारी नदियाँ, जो मुख्य नदियाँ हैं उनके अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए हम क्या यहाँ पर पहले अपवाह को समझेंगे, एक लाइन में डेफिनेशन बताएंगे अपवाह तंत्र, फिर समझ जाएंगे अपवाह तंत्र के बाद अपवाह द्रोणी, जिसको हम लोग नदी द्रोणी भी कहते हैं, इंग्लिश में रिवर बेसिन कहते हैं, है ना। उसके बाद जल विभाजक, है ना, जल विभाजक के बाद हम लोग जल संभरण क्षेत्र, नदी की अवस्थाएं, इसी तरीके से अनुवर्ती पूर्ववर्ती नदियाँ, फिर अपवाह प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। उसी तरह से पंचप्रयाग सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, लगभग उत्तर भारत की, उसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ, है ना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिक्वेंसली चलेंगे। देखिए ये मेरा जो आपके अपवाह तंत्र में जो मेरा पढ़ाने का जो सीक्वेंस रहेगा यही रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोग ये देखेंगे कि हालांकि एक ही क्लास में पूरा कवर हो पाना पॉसिबल नहीं है, और मैं कवर करूंगा भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाऊंगा भी नहीं जिससे आप बोर हों। ठीक है, हालांकि आप लोग को ये अपवाह तंत्र पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा, देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहले हम लोग देखिए अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले हम आपको अपवाह बता दें ताकि आपको अपवाह तंत्र समझ में आ जाए, है ना। एक लाइन का डेफिनेशन है। देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है? हमारे सतह के जो जल हैं, जो प्रवाहित जल होते हैं, जो प्रवाह करते हैं, ठीक है, तो हमारे सतह के जल, चाहे नदी, झील, ये सब, ठीक है, तो हमारी सतह के जल अगर किसी निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हों, ठीक है, तो हम नदियों का अगर रेस्पेक्ट में बोलें तो नदियों का जल अगर कोई निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो तो उसे हम उस नदी का क्या बोलेंगे? अपवाह। क्या बोलेंगे उस नदी का? अपवाह। बात समझ में आई? मान लीजिए जैसे ये आपकी कोई नदी है, ठीक है, ये आपकी कोई एक नदी है और इसका यही मतलब जनरली निश्चित मार्ग अपनी घाटी में ये लगभग प्रवाहित होती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपवाह। अब इसी नदी की अन्य सहायक नदियां भी होंगी, है ना। इस तरीके से प्राथमिक, जो डायरेक्ट मुख्य नदी से जुड़ती है उसको हम लोग प्राथमिक सहायक नदी बोलते हैं, और जो प्राथमिक सहायक नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं उनको द्वितीयक सहायक नदी या उप सहायक नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनमें होती हैं, है ना, इस तरीके से। तो देखिए इन मुख्य नदी का अपना अपवाह है अपने मार्ग से, फिर उसकी सहायक नदियों का भी अपना अपवाह है कि वो भी एक निश्चित मार्ग से आके इसमें मिलती हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये एक अपवाह। अब इसी तरह का अपवाह आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, अब अपवाह तंत्र की बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का। देखिए अपवाह तंत्र में क्या है, अगर आप अपवाह समझ गए तो अपवाह का एक जाल, समझ रहे हैं ना, अपवाह का एक जाल, जैसे इस नदी का अपना अपवाह है तो ठीक है, फिर उसकी सहायक नदियों का अपना अपवाह है, उसकी सब सहायक नदियाँ मतलब उसकी जो द्वितीयक सहायक नदी है उसका अपना अपवाह है। तो ये क्या एक तंत्र विकसित नहीं कर दी। ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ये आपकी मुख्य सहायक नदी है ना, और ये आप उनकी प्राथमिक सहायक नदी है, सब अपने निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। तो ये सब अगर सबको एक साथ अगर हम सबको देखें तो क्या हो रहा है? एक जाल टाइप का आपको लग रहा है, एक तंत्र विकसित हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अपवाह और अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, अब अगला जो टर्मिनोलॉजी है आप लोग का, अक्सर आप लोग को चाहे वो आप मेंस में लिखें या फिर कहीं स्टेटमेंट टाइप का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, उसमें देखिए अपवाह द्रोणी, नदी द्रोणी या रिवर बेसिन का नाम हमेशा बहुत ही जनरल टॉपिक है, हमेशा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, हमेशा आपको उससे रूबरू होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अपवाह द्रोणी क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल अगर आप ये समझ गए हैं तो ये अपवाह द्रोणी भी आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए मान लेते हैं कोई अपवाह। अब हमारा अगला
टर्म क्या है? अपवाह द्रोणी। क्या है? अपवाह द्रोणी, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं? नदी द्रोणी या नदी द्रोणी। ठीक है, देखिए मैं इसी फिगर को एक क्षेत्र में अगर इसको बाउंड कर दूंगा तो आपके अपवाह द्रोणी को बना लेगा। जैसे मान लीजिए आपका ये ठीक है, इस एक कोई मैंने क्षेत्र को ले लिया, इस क्षेत्र में कोई मुख्य नदी आपकी प्रवाहित हो रही है ना, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र का मैंने बोल दिया है क्योंकि अपवाह द्रोणी क्षेत्र से ही संबंधित है ना। तो इसकी प्राथमिक सहायक नदियाँ, ठीक है, इसकी द्वितीयक सहायक नदियाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का देखिए, एक क्षेत्र में जब एक मुख्य नदी और उसकी प्राथमिक और द्वितीयक सहायक नदियाँ या फिर और भी जितनी भी सहायक नदी हो लेकिन मुख्य नदी के संपर्क में हो, ठीक है, वो जिस क्षेत्र में एक क्षेत्र में प्रवाहित होंगी, एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए एक क्षेत्र में अगर वो प्रवाहित हो रहे हैं तो उस क्षेत्र को, उस नदी का हम लोग क्या बोलेंगे? द्रोणी या बेसिन अंग्रेजी में, ठीक है। रिवर बेसिन कहेंगे, उस नदी का रिवर बेसिन हो जाएगा वो, या फिर हम लोग अगर अपवाह द्रोणी भी कह सकते हैं और नदी द्रोणी भी कहते हैं। आई बात समझ में आप लोग को? देखिए अभी मैंने आपको अपवाह तंत्र बताया था, यही अपवाह तंत्र अगर एक क्षेत्र को हम बाउंड करके दिखाएं तो यही हमने बताया। मान लीजिए एक आपका क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, तो वो क्षेत्र उस नदी का क्या हो जाएगा? उस नदी का क्या हो जाएगा? उस मुख्य नदी का क्या हो जाएगा? द्रोणी। समझ गया है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अगर नदी द्रोणी समझ में आ गया तो अगला टर्म है आपका जल विभाजक, ठीक है। नदी द्रोणी आप समझ गए, तो जल विभाजक ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, कनेक्ट करते हुए चलिए अब अगला बताते हैं आप लोग को जल विभाजक क्या होता है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, नदी द्रोणी, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जल विभाजक क्या होता है, जैसे अगर हम ओरली आपको जल विभाजक की परिभाषा बताएं तो ये मान लीजिए कि दो पड़ोसी नदी द्रोणी या अपवाह द्रोणी को अलग करने वाले उच्च भूमि को हम लोग जल विभाजक कहते हैं। आई बात समझ में? दो पड़ोसी नदी द्रोणियों को अलग करने वाला उच्च भूमि हमारा जल विभाजक कहलाता है। समझाते हैं, देखिए जैसे ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, समझ गए आप लोग। मान लीजिए एक नदी इधर अपनी घाटी बनाते हुए इधर प्रवाहित हो रही है, एक मुख्य नदी इधर ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक, और दूसरी नदी इधर, ठीक है। ये दो मुख्य नदियां हैं आपकी, क्या हैं? दो मुख्य नदियां हैं, और ये आपका बीच में उच्च भूमि है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे आप, इस उच्च भूमि से इस मुख्य नदी में और इस मुख्य नदी में, दोनों तरफ से ये आपका मान लीजिए उच्च भूमि हुआ, तो अगर इधर हिमानी वगैरह है तो यहाँ से भी नदियों का उद्गम हो रहा है, इस साइड से भी नदियों का उद्गम हो रहा है। इस साइड की जो नदियाँ निकल रही हैं वो जाके इधर वाली मुख्य नदी में मिल रही है, और इधर वाली जो इधर वाली है इधर, वही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे ये अब इस वाले से देखिए इधर भी आया ऐसे, ठीक है, और इधर से निकला उधर वाले उच्च भूमि से इधर, ठीक है। इनकी सहायक नदियाँ, सब उप सहायक नदियाँ, ठीक है। ये आप लोग को क्या लग रहा है? पहली बात, अगर मैं इस क्षेत्र, ये आपको एक नदी द्रोणी लग रहा है, एक इसका नदी का द्रोणी है, ओके, ठीक है। देखिए तो आपका क्या देख रहे हैं आप, ये मुख्य नदी है और दूसरी मुख्य नदी है।
एक इसका अपना द्रोणी बन गया है, एक इसका द्रोणी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका अपना द्रोणी हो जाएगा क्योंकि इसका अपना अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, इसका अपना अपवाह क्षेत्र हो गया, इसका अपना अपवाह क्षेत्र हो गया। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, दो नदी द्रोणियों को दिख रही है आपको। मान लीजिए नदी द्रोणी 1 और नदी द्रोणी 2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था परिभाषा में, आपको क्या बताया था जल विभाजक के, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी या नदी द्रोणियों को विभाजित करने वाला उच्च भूमि। देखिए यही उच्च भूमि से दोनों तरफ नदियां जा रही हैं। ठीक है, ऐसे ही है, ये उच्च भूमि है, नदियां इधर से निकल रही हैं, इधर से निकल रही है। ये मुख्य नदी आपकी है और दूसरी मुख्य नदी इधर जा रही है। ठीक है, इधर से ऐसे ऐसे आके मिल रही है। ये उच्च भूमि आपका यहाँ पर है। आई बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जल विभाजक। क्या हो जाएगा आपका ये आपका क्या हो जाएगा, जल विभाजक। ठीक है, तो आप लोग को अपवाह तंत्र, नदी द्रोणी या अपवाह द्रोणी समझा दिए और उसी अपवाह द्रोणी के सहायता से आप लोग का जल विभाजक का जो शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, वो भी आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब अगला देखिए क्या है आपका जल संभरण क्षेत्र। जल विभाजक आपने देख लिया। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं, जल संभरण क्षेत्र। ठीक है, चलिए लोग जल संभरण क्षेत्र देख लेते हैं क्या होता है। देखिए जल संभरण क्षेत्र वो होता है जिस क्षेत्र से आप लोग देखेंगे तो जैसे नदी द्रोणी और जल संभरण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अंतर आप लोग को फिगर में दिखेगा नहीं। बस अभी हम एक नदी की पूरा फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं, बड़े आप दिमाग में आप लोग के एकदम बैठ जाएगा। चलिए देखा, ठीक है। अगला क्या है आपका जल संभरण क्षेत्र। जल संभरण क्षेत्र। ठीक है, जल संभरण क्षेत्र। देखिए जब नदियों को उद्गम होता है, फिर वो वहाँ से तमाम अपनी सहायक नदियों या द्वितीय सहायक नदियों से उन्होंने जल ग्रहण करते हैं एक क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ उनका उद्गम होता है उसमें तमाम आके नदियाँ उसमें मिलती हैं। उसके बाद एक ऐसा समय आता है, मतलब वो समतल एरिया में आते हैं तो अपने नदियाँ प्रभावित होती हैं। फिर उनका एक डिस्चार्ज एरिया आता है जहाँ पर वो अपने अवसादों को निक्षेप कर देती हैं और वहाँ पर तमाम कलाकृतियाँ बनाते हुए, जैसे डेल्टा हो गया आपका, ठीक है, डेल्टा वगैरह बनाते हुए किसी महासागर में, समुद्र में समाहित हो जाती है। ठीक है, ये नदियों का अपना एक विकास का चरण होता है। तो उसी में देखिए जल संभरण क्षेत्र आपका कौन सा होता है। मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये आपका एक नदी का ठीक है, यहाँ आप लोग का डेल्टा वगैरह निर्माण होता है। ठीक है, ये आप लोग का डेल्टा वगैरह बन रहा है। देखिए जहाँ पर डेल्टा वगैरह, जहाँ पर निक्षेपात्मक क्रियाएं बंद होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, ये वाला हमारा जो है एरिया हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है डिस्चार्ज एरिया, नदियों का डिस्चार्ज एरिया। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपना जो भी उनके रहता है उसको यहाँ पर डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज एरिया। ठीक है, अभी जल संभरण क्षेत्र पे आते हैं। ये आपका जो अंतिम अवस्था होता है नदियों का, उसको डिस्चार्ज एरिया बोलते हैं। इधर देखिए नदियाँ, यहाँ नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है तो यहाँ पर इसको आके तमाम फिर से वही चीज़, ठीक है, ये आपकी क्या है, सहायक नदियाँ और द्वितीयक सहायक नदियाँ। ठीक है, इस तरीके से उनमें आती। तो यहाँ नदी क्या कर रही है, यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका जो रीजन है ये क्या कर रहा है, नदियों में जल सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर जल लाया जा रहा है और उसमें मिलाया जा रहा है। तो आपको लग रहा होगा ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका जल संभरण क्षेत्र। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, जल संभरण। ठीक है, क्या देखा आपने, ये मैंने आपको क्या बता दिया, आपको ये डिस्चार्ज एरिया बता दिया। डिस्चार्ज एरिया जहाँ पर नदियाँ अपने निक्षेपात्मक क्रियाएं करती हैं, ठीक है, डेल्टा वगैरह बनाती हैं। और फिर ये एरिया जहाँ से जल तमाम सहायक नदियों के सहायता से जहाँ पर मुख्य नदी में जो जल आता है, उसी क्षेत्र को, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एरिया को जहाँ से आता है उसको क्या बोलेंगे, जल संभरण क्षेत्र। अब बचा आपका एक बीच का एरिया। ठीक है,
आप लोग ये भी जान लीजिए, इस बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर नदियाँ एक समतल मैदान में लगभग बहती है, जहाँ पर उनमें डिस्टर्बेंस कम होती है, तो वो आपका एरिया कैसा हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कमांड एरिया। क्या बोलते हैं इसको, इस एरिया को क्या बोलते हैं, कमांड एरिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कमांड एरिया। और कमांड एरिया से आप लोग जान लीजिए कि कमांड एरिया से ही अगर हम लोग किसी नहर का विकास करना हो, कोई कनाल निकालना हो, तो वो सब इसी कमांड एरिया से ही हम लोग नहरों वहरों का विकास करते हैं। जैसे यहाँ से नहर निकालना है, ठीक है, इधर से निकालना है, तो ये हमारे कमांड एरिया से होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग क्या सिर्फ जल संभरण क्षेत्र ही न समझ के आप लोग को कमांड एरिया भी मैंने बता दिया और नदी का डिस्चार्ज एक भाग होता है वो भी मैंने बता दिया। अब इसी से रिलेटेड आपका अगला है नदियों की अवस्थाएं। नदियों की अवस्थाएं भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग को इसमें समझ में आ गया जल संभरण क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब अगला आपको नदी की अवस्थाएं। ठीक है, चलिए नदी की अवस्थाएं देख लेते हैं, वो भी फटाक से। ठीक है, अगला देखिए क्या है, नदी की अवस्थाएं। देखिए ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपका यहाँ पर निक्षेपात्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अवसादों का निक्षेप अधिक होता है, डेल्टा वगैरह यही बनता है। ये आपका उद्गम स्थान है, पहले ही बता दिए कि आपका उद्गम स्थान है। ठीक है, देखिए तो अब नदियों की हम अवस्थाओं की बात करें तो जनरली नदियों की 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी होती है, कौन कौन सी वो होती हैं, एक होती है आपकी युवा अवस्था होती है, एक होती है प्रौढ़ावस्था होती है, और तीसरी अवस्था होती है आपकी वृद्धावस्था। ठीक है, जो नदियों के इस भाग में जहाँ पर हमारा युवा अवस्था रहता है उसको हम नदियों का ऊपरी भाग बोलते हैं। कौन सा भाग बोलते हैं, ऊपरी भाग। आपका जो प्रौढ़ावस्था होता है वो नदियों का मध्य भाग आता है, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था को बोलते हैं, इसको नदियों का निचला भाग। ठीक है, इस तरीके से ये जो नदी की अवस्थाएं हैं वो मैं आपको यहाँ पर फिगर में दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये आपकी कौन सी होगा, ऊपरी भाग। कौन सा हो जाएगा, ये ऊपरी भाग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नदियों की युवावस्था। ठीक है, युवावस्था क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं आप लोग को। ये आपकी युवावस्था। देखिए नदियों की युवावस्था इसलिए कि जब नदियों का उद्गम होता है उस समय नदियों में जो एनर्जी होती है वो बहुत रहती है। ठीक है, नदियों में एनर्जी उसमें काफ़ी रहती है, और उसी समय जो तमाम तरह की जो आप लोग कलाकृतियाँ सुनते होंगे, जैसे गार्ज हो गया, कैनियन हो गया, है ना, ठीक है, ग्रांड हो गया, ये सब क्या होता है, गार्ज, कैनियन, ठीक है, घाटियाँ, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, ये सब मैक्सिमम आपकी नदियाँ अपनी युवावस्था में ही बनाती हैं। कारण मैंने आपको पहले बता दिया, नदियों में गति तेज होती है, ठीक है, और ऊंचाई भी रहती है, गति तेज रहती है, तो इस ऊर्जा बहुत रहती है, इसलिए क्या होता है उस समय ये सब कलाकृतियाँ बनाने के लिए उनमें क्षमता ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युवावस्था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऊपरी भाग, बाद मध्य भाग। क्या होता है आपका मध्य भाग। ठीक है, ये मध्य भाग, इसको क्या बोलते हैं, मध्य भाग। देखिए मध्य भाग को और हमने क्या नाम दिया था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या होता है, देखिए प्रौढ़ावस्था में आपको दोनों युवावस्था और वृद्धावस्था के दोनों के आपके गुण मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ। देखिए जब प्रौढ़ावस्था जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें युवावस्था लगभग समाप्त होती रहती है। ठीक है, तो जो ऊपरी प्रौढ़ावस्था मध्य भाग या प्रौढ़ावस्था जो ऊपरी भाग होता है उसमें आपको किसके गुण मिलेंगे, युवावस्था का। उसमें नदी की और नदियों में ऊर्जा, गति, ये सब उसमें तेज रहती है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे वो नीचे आती हैं नदियाँ, उसमें क्या होता है, यहाँ से देखिए प्रौढ़ावस्था में जो नीचे का भाग होता है उसमें किसका गुण दिखने लगेगा, आपके वृद्धावस्था का। क्यों, क्योंकि इसके नीचे आपका क्या होता है, इसके नीचे आपका क्या होता है, निचला भाग,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदियों की वृद्धावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था का जो निचला भाग होता है ये वृद्धावस्था से लगभग संक्रमण होता है। इन लोग का संक्रमण आप समझते हैं, दो क्षेत्रों का सम्मिलन वाला जो ओवरलैपिंग वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है आपका, वो वृद्धावस्था के गुण इसमें दिखने लगते हैं। ठीक है, एनर्जी कम होने लगती है, नदियों की गति कम होने लगती है, ज़्यादा क्षेत्र में बहने लगते हैं, और यही होता है वृद्धावस्था की पहचान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मध्य भाग होता है इसमें आपको मैंने बताया कि आपको युवावस्था और वृद्धावस्था दोनों के गुण दिखाई देने लगते हैं। और अंत में आपका क्या होता है, वृद्धावस्था में नदियाँ एकदम, उसमें अवसाद जो कि देखिए ऊपर अवसाद इकट्ठा इसलिए नहीं होते क्योंकि उसमें पहले बताएं ऊर्जा बहुत होती है, तो नदियाँ काटती छाटती घाटी को गहरी करती हुई अपने अवसादों को लिए हुए बहती हैं। ठीक है, लेकिन इधर जब उनमें एनर्जी कम होती है तो क्या करती है, अपने अवसादों का निक्षेपण शुरू कर देती हैं। ठीक है, वही है, नदी द्वीप का रूप ले लेता है कहीं कहीं। ठीक है, कहीं कहीं नदियों को अपने दिशा बदलने के लिए ये जो निक्षेप होते हैं, अवसाद होते हैं, नदियों को अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर करते हैं। तब यही सब कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वृद्धावस्था है इसमें क्या होती है, निक्षेपात्मक क्रियाएं होती है। इसी में देखिए, जैसे एक मैंने यहाँ पर आपको बना दिया ये। ठीक है, ये आपका एक झील टाइप का लग रहा है, और कौन सा झील लग रहा है, गोखुर झील। एक आकृति बना के एग्जाम्पल में बता दूँ कि गोखुर झील यहाँ पर कैसे बना, मैं समझाता हूँ। देखिए आप लोग को, देखिए ठीक है, जैसे देखिए कोई नदी बह रही है ना। नदी जब बहती है, जब उसमें अवसाद ज़्यादा हो जाते हैं, अवसाद हमेशा क्या करते हैं, नदियों के मार्ग में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नदी अपना बह रहा है, उसमें अवसाद भी साथ साथ चलेंगे, कई इकट्ठा हो गए तो नदी के मार्ग में अवरोध का काम करते हैं। तो मान लीजिए से नदी ये बह रही है, ठीक है, इसी मार्ग में यहाँ पर ज़्यादा क्या हो गया, इसको पूरा बना के देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अवसादों का जमाव होता जा रहा है। तो नदी अवसाद ज़्यादा हो जाएंगे, नदी क्या करेगी, नदी अवसादों की वजह से अपना मार्ग क्या करती है, बदल लेती है। क्या करती है, अपने मार्ग को बदल लेती है, और ये नदी ये अब ऐसे बहने लगती है। ठीक है, वहीं से जहाँ अवरोध हो रहा है उधर से मार्ग चेंज करके अपना बदल के नया मार्ग बना के अब नदी ऐसे बहने लगी। तो ये जो हिस्सा है आपको देख रहे होंगे, ये जो आपका देखिए हिस्सा है ना, इस तरीके से जो विसर्प की स्थिति बनती है, ये विसर्प की स्थिति के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया नहीं, बता दे रहे हैं। देखिए ये जो नदी में आप देख रहे हैं, ये इसी को विसर्प की स्थिति बोलते हैं। और विसर्प की स्थिति जनरली मतलब सामान्यतः ये वृद्धावस्था में बनती है, लेकिन इसकी शुरुआत प्रौढ़ावस्था के निचले भाग से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि प्रौढ़ावस्था के जो निचला भाग होता है, प्रौढ़ावस्था में जो निचली अवस्था होती है उसमें वृद्धावस्था के गुण दिखने लगते हैं। वही गुण क्या है, वही है विसर्प की स्थिति। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये विसर्प की स्थिति क्यों बनती है, जब जैसे नदी सीधी बह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहती है, लेकिन जब उसमें अवसाद ज़्यादा होने लगते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि अवरोध सामने आने लगते हैं, तो नदियाँ अपने मार्ग उन अवरोधों की वजह से चेंज करने लगती है। यही होता है आपकी विसर्प की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवरोध की वजह से ही यहाँ पर इनमें विसर्प की स्थिति हुई थी, लेकिन अवरोध और ज़्यादा हो गया, इतना अवरोध हो गया कि वो फिर उस मार्ग को अपनाने में वो नदियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो उसने नया मार्ग बना लिया। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर जो कटा हुआ भाग होता है, ये आपका एक क्या होता है, एक झील का रूप ले लेता है। और चूँकि ये ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको गोखुर झील, क्योंकि उनके खुर के समान इनकी संरचना होती है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया, नदियों की 3 अवस्थाएं समझ में आ गई। कौन कौन सी आपकी बताइए? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, आप लोग को बता दिए। आपका जो मध्य भाग होता है प्रौढ़ावस्था, उसमें आपको युवावस्था और ऊपर भाग में युवावस्था, नीचे भाग में प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था के गुण दिखते हैं। और निक्षेपात्मक क्रियाएं आपकी वृद्धावस्था में होती है। विसर्प की स्थिति जो सामान्यतः आपके किस में बनती है, वृद्धावस्था में बनती है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हो जाती है, आपके मध्य भाग से ही, प्रौढ़ावस्था से हुई। ये हो गया आपकी नदी की विशेषताएं, नदी की अवस्थाएं। ठीक है, इतना आप लोग के लिए काफ़ी है जानकारी के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको हटाते हैं। गोखुर झील पे आपको समझ में आ गया क्यों बनते हैं, अवसादों की वजह से जब नदियाँ अपने मार्ग को परिवर्तित करती हैं। ठीक है, और यही कारण है कि जो नदियाँ अपना मार्ग बदल के, जैसे बिहार में कोसी हो गई, बंगाल का शोक कहलाने वाला दामोदर नदी हो गया। ठीक है, ये सब अपने अवसाद के कारण ही अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती हैं। ओके, ठीक है, यही कारण होता है अवसाद ही। चलिए, ये हो गया आपकी नदी अवस्थाएं। ठीक, अब अगला देखिए हम लोग का क्या है। अगला है पूर्ववर्ती और
अनुवर्ती नदियों के बारे में थोड़ी सी एक एक लाइन जान लीजिए क्या होता है अंतर। आप लोग अक्सर ये स्टेटमेंट में, हालांकि स्टेट पीसीएस में तो कई बार पूछा है और यूपीएससी में भी पूछा है इनको। थोड़ा यूपीएससी का लैंग्वेज थोड़ा इस तरीके से रहता है, आदमी अगर 2 बार पढ़े तो समझ में आ जाए, नहीं पढ़े तो लगता है कि बहुत टफ है। यह है कि उसका बोलते हैं यूपीएससी इज द ऑल अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है पूर्ववर्ती नदियाँ था अनुवर्ती नदियाँ। देखिए सिंपल डेफिनेशन क्या है पूर्ववर्ती नदियों का। पूर्ववर्ती नदियाँ जो पहले नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, एक इसका मतलब ये हो गया। अब पहले से बह रही हैं, उसके मार्ग अपना उनका फिक्स है, उनके मार्ग में अगर कोई पर्वत का निर्माण हो गया या किसी पठार का निर्माण हो गया, ठीक है, तो भी वो नदियाँ अपने मार्ग को बदलती नहीं हैं, उस पर्वत या पठार को काट के अपने उसी घाटी में बहती हैं। ऐसी नदियाँ आपकी पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। बात समझ में आ गई आप लोग को। वे नदियाँ जो किसी पर्वत पठार के मतलब वहाँ पर बनने के कारण भी अपने मार्ग से परिवर्तित नहीं होती और उन पर्वत या पठारों को काट कर अपनी उसी घाटी में प्रवाहित होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपकी गंगा हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गए। ये सब क्या है, ये सब अपने रास्ते में आए हुए पर्वतीय अवरोधों को काट कर अपनी ही घाटियों में लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय की पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, और ये सिर्फ हिमालय नहीं, ऐसी नदी, ऐसा गुण अगर किसी भी नदी में रहे जो अपने अवरोध को काट के अपनी घाटी में लगातार प्रवाहित हो, उसको हम लोग पूर्ववर्ती नदी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन समझने का मेन यही है कि आपकी पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं जो अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती। अनुवर्ती नदियों में क्या होता है, ये वे नदियाँ होती हैं, आपको पूर्ववर्ती नदियों का आपने मेन एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं, ऐसी नदियाँ जिनके मार्ग में कोई अवरोध आए तो अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से बहती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदियाँ। जैसे आपकी यमुना हो गई, यमुना ने अपना मार्ग बदला है, ठीक है, अवरोध के कारण। चंबल हो गई, सिंध बेतवा हो गई, ठीक है, ये सब हो गए। और इसके साथ दक्षिण भारत की लगभग सारी नदियाँ आपकी अनुवर्ती नदियों का ही उदाहरण है। बात समझ में आ गया, पूर्ववर्ती नदियाँ उसके उदाहरण और अनुवर्ती नदियाँ और उसके उदाहरण। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदियाँ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिख रहा है, अपवाह प्रतिरूप। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं अपवाह प्रतिरूप की। ठीक है, देखिए अपवाह प्रतिरूप, हमने अपवाह पढ़ लिया, अपवाह तंत्र पढ़ लिया, नदी द्रोणी पढ़ लिया, जल संरक्षित, जल विभाजक, नदियों की अवस्थाएं, जितनी भी ऐसी टर्मिनोलॉजी थी जो जनरल अपवाह तंत्र में यूज होती हैं वो सब पढ़ा, उनका एक्सप्लेनेशन भी देखा। लेकिन अगला देखिए क्या है आपका अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप क्या है समझाते हैं आपको। और इसके जो देखिए अपवाह प्रतिरूप आपको अलग अलग किताबों में बहुत प्रकार के मिलेंगे, कहीं कहीं तो 10 से 12 भी दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके लगभग 4 से 5 प्रकार का दिया हुआ है, मैं भी आपको 5 से 6 प्रकार का बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है और जो मतलब ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, उस पर अगर अपवाह प्रतिरूप से कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप इतने लिख देंगे, एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त रहेगा। जितने मैं बताऊँगा 5-6, और एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है उसको भी आप लोग कहीं से बुक मिले तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, पढ़ने में कोई मनाही नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बशर्ते ये है कि उसमें कोई कन्फ्यूजन पैदा आप लोग को ना हो। ठीक है, ठीक है, देखिए अपवाह प्रतिरूप कितने प्रकार का होता है। देखिए अपवाह प्रतिरूप हम लोग देखेंगे, अपवाह प्रतिरूप वही होता है अपने अपवाह का किस रूप में वे प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, किस रूप में प्रवाहित हो रहे हैं वही को अपवाह प्रतिरूप होता है। वही रूप को हम अलग अलग नाम देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी रूप को जो प्रतिरूप है ना उसी को हम लोग अलग अलग नाम यहाँ पर दे के उसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए जैसे पहला देखिए, पहला अपवाह प्रतिरूप हम क्या ले रहे हैं, दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप। क्या, दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप, ध्यान दीजिए। दुमाकृतिक अगर नाम आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो तो बस इतना याद रखिए, दुमाकृतिक को ही वृक्षी अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्षी अपवाह प्रतिरूप, या इसको और क्या बोलते हैं, वृक्षी अपवाह प्रतिरूप। और ये वृक्षी अपवाह प्रतिरूप है, इसी से हम लोग इसको जनरली पहचान जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है वृक्षी अपवाह प्रतिरूप में,
पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। दुमाकृति हो गया, उसके बाद हमारा हो गया जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। क्या हो गया? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। अगला आयताकार अपवाह प्रतिरूप। आयताकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है? समानांतर या समांतर, समांतर अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अगला देखिए अपकेंद्री या अरीय अपवाह प्रतिरूप। अपकेंद्री या अरीय अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अगला आपका जस्ट इसी का अपोजिट होता है, अपकेंद्री का अपोजिट क्या होता है? अभिकेंद्री, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा आपका? अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। इसके बाद कुछ और हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जितने हैं वो मैं आपको यहाँ पर आज बता देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए अपकेंद्री और अपकेंद्री के बारे में अगर आप लोग फैमिलियर कुछ लोग होंगे तो अच्छी बात, जो नहीं है उनको भी मैं अभी यहाँ पर अपकेंद्री और अपकेंद्री क्या होता है मैं समझा दूंगा, ठीक है। वैसे सामान्य भौतिक में इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर यहाँ आज मैं समझा दूंगा तो वहाँ भी आप लोग हो सकता है क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, पहला क्या है आपका? दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, ये देखिए इसमें क्या होता है, उसको अगला नाम हम लोग क्या दिए हैं? वृक्षीय अपवाह प्रतिरूप। अभी फिगर में हमने ऊपर जब बनाए थे, नदी तंत्र बनाया था या फिर नदी द्रोणी बनाया था, उसमें जो फिगर बनाए थे सेम फिगर यहाँ बनेगा, बस उसमें एक दो बातें आप लोग को ध्यान रखनी है और उसी को हम लोग बोलते हैं वृक्षीय अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। जैसे फिर से वही फिगर, ये आपको कोई मुख्य नदी है, ठीक है, और इसकी प्राथमिक सहायक नदियाँ, ठीक है, ये द्वितीयक सहायक नदियाँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोग फिगर लगातार बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपको कैसा लग रहा है? ये आपको किसी पेड़ की जड़ की संरचना की तरह नहीं लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, लग रहा होगा, क्योंकि है ना, ये किसी जड़ की कोई संरचना की तरह लग रही है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्षीय अपवाह प्रतिरूप। बात समझ में गया आप लोग को? बस इतना ध्यान दीजिए कि इसमें जो सहायक नदियां हैं, इनकी जिस भी नदी से मिल रहे हैं उनमें जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल, ठीक है, ये इनका न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब क्या? मतलब कि 90 डिग्री से लगभग कम, लगभग कम, क्या कम होना, कम ही होता है, ठीक है। यही इसका होता है वृक्षीय अपवाह प्रतिरूप में। जो सहायक नदियां हैं वो अपनी मुख्य नदी से जब मिल रही हैं तो उनके बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। ये आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। संरचना आप लोग को याद रहेगी तो आप वृक्षीय अपवाह प्रतिरूप तुरंत पहचान जाएंगे। इसका उदाहरण आप लोग का गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, ये उत्तर भारत की जितनी भी हिमालयी नदियां हैं उसमें उत्तरी भाग में आप लोग को यही अपवाह प्रतिरूप आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि, ये सब नदियाँ इसी प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। चलिए अगला देखिए, जालीनुमा। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप आपको बता दें, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप ऐसे संरचना पे विकसित होते हैं जहाँ पर आपके जो कठोर चट्टान और मुलायम चट्टानों का जो फैलाव होता है वो एक समांतर रूप से, ठीक है, समांतर रूप से फैले होते हैं। कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान, इस तरीके से इनमें फैलाव होता है एक समांतर रूप से, ठीक है। वैसे ही संरचना में आपका जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। आप लोग को देख लीजिए इसका फिगर कैसे बनता है, दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए मान लीजिए एक मुख्य सहायक नदी ये है, एक मुख्य सहायक नदी ये है। हम एक में भी बता सकते हैं, दो आपको अच्छे से फिगर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें जो इनकी सहायक नदियां हैं,
इनकी जो सहायक नदियां हैं ये लगभग, उसमें देखिए 90 डिग्री से कम था, इसमें लगभग, एग्जैक्ट नहीं पर लगभग 90 डिग्री पर आके सहायक नदियां इसमें मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है। इधर इधर इसी तरह इधर जाके मिल रही हैं, ठीक है, इधर से भी आके इसमें मिल रही हैं, है ना, ये ठीक है। अभी आप लोग को जाली थोड़ा कम लग रहा होगा, इनकी भी तो सहायक नदियाँ होंगी, तो ये भी लगभग इसी तरीके से आके इसमें मिलती हैं, ठीक है। अब आप लोग को जाली बिल्कुल साफ लग रहा होगा, ठीक है ना। ये जालीनुमा संरचना बन गई। तो याद रखिए इसमें दो चीज़ें जानने वाली होती हैं। जालीनुमा संरचना ऐसे, जालीनुमा अववाह प्रतिरूप ऐसी जगह बनती है जिसकी जहाँ की संरचना जहाँ प्रवाहित हो रही है उसकी संरचना कठोर चट्टान और मुलायम चट्टानों का एक समांतर विकसित उपक्रम होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, जो सहायक नदियां हैं वो लगभग 90 डिग्री पर अपनी मुख्य नदियों से आके मिलनी चाहिए, और इस तरीके से यहाँ पर आपका जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। समझ गए, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से देखिए। अब आयताकार क्या है, आयताकार में देखिए क्या ध्यान देना है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप ऐसी संरचना विकसित होता है जहाँ की संरचना दृढ़ात्मक हो, दृढ़ हो, ठीक है, कठोर हो। कठोर होने का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी मुलायम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो उसका एक हम लोग जनरलाइज उसको करेंगे तो बोलेंगे वो कठोर संरचना है या फिर दृढ़ संरचना है, दृढ़, ठीक है। अब उस दृढ़ संरचना में जब नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं तो उनको जहाँ भी जैसा भी हल्का भी उनको अगर कोई मुलायम चट्टान मिला या फिर मुलायम संरचना मिली तो वहाँ पर वो तीखे मोड़ के साथ मुड़ती हैं, तीखे मोड़ के साथ, जैसे ऐसे, जैसे ये नदी इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर उसको थोड़ा क्या मिला, यहाँ पर उसको मुलायम चट्टान मिला तो यहाँ पर उसने तीखा मोड़ बनाया, ठीक है, इस तरीके से। फिर कहीं मिला ऐसे, इसी तरीके से कोई इधर जा रहा है, फिर उसको मिल गया, इधर बना लिया, है ना, इधर आ रहा है, इधर बना लिया। तो आप लोगों को ऐसा क्या नहीं लग रहा है, ये आयताकार, ठीक है, कोई इधर जा रहा है, इधर बना लिया, ऐसे। इसमें क्या है, बिल्कुल ऐसे कठोर चट्टानें होती हैं, लेकिन कहाँ पर उनको हल्का सा भी मुलायम चट्टान मिला तो वहाँ पर तीखा मोड़ बनाती हैं और इस तरीके का कलाकृति यहाँ पर तैयार होती है, इस तरह का अपवाह प्रतिरूप यहाँ पर तैयार हो जाता है। ये आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा। आयताकार मतलब ये कतई नहीं है कि इस तरह जाके वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना, बस संरचना की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको लग रहा होगा ये आयताकार टाइप का, तो ये आपका होता है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। बस इसमें ध्यान क्या देने वाली बात है, आपके जो संरचना होती है वो दृढ़ संरचना होती है, और जहाँ उसी दृढ़ संरचना में उनको जहाँ भी नदियों को मुलायम या फिर कोमल संरचना मिली वहाँ पर वो तीखे मोड़ के साथ मुड़ती हैं लगभग 90 डिग्री पे, तो इसीलिए ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई आप लोग को, आई होप बढ़िया समझ में आया होगा। अब देखिए समांतर, समांतर अपवाह प्रतिरूप तो भूल ही नहीं सकते। अब सीधी सी बात है, समांतर अपवाह प्रतिरूप क्या होगा, नदियाँ समांतर बहें, है ना, समांतर बहें, पर ये कहाँ बनती हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका ये आपका इंडिया का दक्षिणी भाग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका लगभग ये क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है ना। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो कैसी नदियाँ निकलती हैं, समांतर निकलती हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ से नदी कौन सी निकली, आपकी गोदावरी निकल गई, कृष्णा निकल गई, कावेरी निकल गई, है ना, ऐसे तो बहती हैं। तो देखिए आपको लग नहीं रहा है ये बिल्कुल इसी तरह समांतर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर अपवाह प्रतिरूप। आप लोगों को लग भी रहा होगा, एग्जाम्पल भी आपको मैंने दे दिया, क्या दे दिया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। और भी नदियों का एग्जाम्पल है इसमें बहुत सारी, जो भी बस इतना ध्यान रखिए, जो भी पैरेलल कहीं से निकले तो पैरेलल रूप में वहाँ पर प्रवाहित हों तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, समांतर अपवाह प्रतिरूप। अगला देखिए अपकेंद्री और अभिकेंद्री बचा हुआ है। अपकेंद्री और अभिकेंद्री में मैं आपको पहले ये बता दूं कि अपकेंद्री होता क्या है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिए, आप लोग देखा होगा ये मैंने 2 सर्कल बना दिया, ठीक है। ऐसे समझिए कि अपकेंद्री में जो चीज़ें होती हैं वो केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि की तरफ भागती हैं। क्या होती हैं, केंद्र से परिधि की तरफ अगर कोई चीज़ें भाग रही है तो हमारा वहाँ पर कौन सा फोर्स काम करेगा, वहाँ पर अपकेंद्री फोर्स कार्य करेगा। और कभी भी परिधि से, किसी भी सर्कल या गोले, सर्कल में होगा कि परिधि से
अगर चीज़ें केंद्र की तरफ आ रही हैं, ठीक है, अब केंद्र से भाग नहीं रही हैं, केंद्र की तरफ आ रही हैं, तो कहाँ क्या हो जाएगा, और अभिकेंद्री, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें डाइवर्ज होती हैं और यहाँ पर चीज़ें कन्वर्ज होती हैं। यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, कन्वर्ज। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, केंद्र से दूर, ठीक है, अपकेंद्री में, किसमें, अपकेंद्री में। इसमें क्या होता है, केंद्र की तरफ आना, ठीक है। ये क्या है, अवकेंद्री। आई बात समझ में आप लोग को? इतना सिर्फ इसलिए बताना हो गया कि ऐसी संरचना जहाँ पर इस तरीके की कोई संरचना मिले कि जहाँ किसी केंद्र से या किसी मतलब कॉमन कोई हिल है आपका, पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ से नदियाँ निकल के चारों दिशाओं में, या फिर चारों दिशाओं में न जाके लेकिन कम से कम 3 दिशाओं में इस तरीके से निकले कि वहाँ केंद्र से दूर जा रही हों, तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। और कोई ऐसी संरचना दिखे जहाँ पर मतलब चारों तरफ से आके कहीं एक जगह जल इकट्ठा हो रहा है, एक केंद्र मतलब परिधि नुमा संरचना है, चारों तरफ से आके कहीं एक जगह झील, तालाब या फिर किसी चीज़ में, जलाशय में आके आपका जल इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पर आपका कौन सा अपवाह प्रतिरूप माना जाएगा, अभिकेंद्रीय, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग को अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप समझ में आया, इसी को हम लोग बोलते हैं अरी, ठीक है। इंग्लिश में इसको आप क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, अरी अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, देखिए, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में ऐसी हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये आप लोग का, ठीक है, मान लीजिए क्या है, हाँ मान लीजिए अमरकंटक की चोटी, ये इसका उदाहरण है ना। अमरकंटक की चोटी से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, 2 तो मुख्य नदी निकलती है। सोन नदी निकल के गंगा में जाके मिलती है, नर्मदा नदी आके आपके अरब सागर में अपनी घाटी में, भ्रंश घाटी में होके बहती है। लेकिन निकलती कहाँ से हैं, निकलती आपकी कहाँ से हैं, ये आपकी अमरकंटक की जो आपकी चोटी है, ठीक है, यहीं से निकलते हैं इस तरीके से, है ना। ये आपकी नर्मदा होगी, आपकी सोन नदी होगी, ऐसी छोटी छोटी नदियाँ, और वहाँ पे से अमरकंटक की चोटी से निकलती है। तो आपको ये क्या एग्जाम्पल नहीं लग रहा है, ये केंद्र हो गया इस तरीके से, और यहाँ केंद्र से दूर नदियाँ निकल रही हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, अमरकंटक की चोटी, ठीक है, ठीक। अब अगला है आपका अवकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। देखिए, अवकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में पहले बताया कि इसमें परिधि से केंद्र की तरफ आना। तो इसका देखिए, जैसे एक कॉमन एग्जांपल आपको अपने यहाँ, तालाब आपने देखा होगा, तालाब के किनारे किनारे बाड़े बने होते हैं, ठीक है, और बीच में गहराई होती है, और उसमें कुछ और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए बारिश हुआ, ठीक है, बारिश में होता है तो क्या होता है कि जो किनारे किनारे बाड़े के जो पानी होते हैं वो इकट्ठा वहाँ से प्रवाहित होकर कहाँ आते हैं, केंद्र की तरफ आते हैं। तो एक सूक्ष्म एग्जाम्पल आपका हो गया अभिकेंद्री का, ठीक है। और एक आपका जो फेमस एग्जाम्पल है आपका मणिपुर का लोकटक झील, मणिपुर का लोकटक झील, ठीक है। मणिपुर का लोकटक झील आपके अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो ये हो गया आपका अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। उसके एग्जाम तमाम 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। हाँ, 6 मैंने प्रकार बता दिया, और प्रकार आपको देखना होगा, अगर आप लोग को इंपॉर्टेंस लगे तो जरूर देख लीजिए, पर इतना हमारे हिसाब से पर्याप्त है। नाम जरूर पता होना चाहिए औरों का, ठीक है, पता कर लीजिए। जैसे हो गया आप कहीं कहीं वलयाकृति रूप में होता है अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, और होता है तमाम प्रकार के, ठीक है। तो लेकिन इतना आप लोग के लिए पर्याप्त है, देख लीजिए इन लोग को एक बार, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले क्लास में आप लोग को ध्यान रखिए कि एक छोटा सा सिर्फ 10 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें मैं आप लोग को पंचप्रयाग पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पंचप्रयाग। पंचप्रयाग को अलग 10 मिनट का इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वो हर एक एग्ज़ाम में मान के चलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी सिर्फ अगर एक स्टेट स्पीसीज की बात करूँ तो लगभग हर साल उससे क्वेश्चन आ जाता है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। अगर एक साल गैप भी किया तो अगले साल जरूर आता है। और अगर हम तमाम सर्विसेज की बात करें, स्टेट पीसेस की बात करें, तो लगभग हर एक एग्ज़ाम में आता ही रहता है। इसलिए उसको 5-7 मिनट लगेगा पंचप्रयाग के बारे में, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र आपकी एक अलग वीडियो बनेगी आधे घंटे की। इस तरीके से आपका अपवाह प्रतिरूप जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एक और बचेगा, एक वीडियो उसमें और बनेगी जो उसमें कंप्लीट आपकी दक्षिण भारत की नदियों का रहेगा। ठीक है, तो ठीक है,
प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हाँ, बीच में आज वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, वो वीडियो क्वालिटी की वजह से, कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी, थोड़ा डार्कनेस आ गया था, इसलिए हम बीच बीच में रुके हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग का सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोग को इकोनॉमी की क्लास आपको बराबर आप पे पढ़ रही है, सोनाली मैम आप लोग को यहाँ पर पढ़ा रही हैं, वो लगातार क्लासेस पढ़ रही हैं। नेक्स्ट मंथ से आपको ज्योग्राफी की मेन कोर क्लासेस चलने लगेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को तमाम ज्योग्राफी के ऐसे क्लासेस दे दूंगा जिससे आप लोग ज्योग्राफी से एकदम से फैमिलियर हो जाएंगे। जिसको थोड़ा सा डर होगा वो डर दूर हो जाएगा, मज़ा आने लगेगा, आप लोग को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।